सो है गेस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ है टाटा पावर से रिलेटेड, और ये सारी रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो फिलहाल टाटा पावर से रिलेटेड मॉर्गन स्टैनली का सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि टाटा पावर में हमें स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इनके रिन्यूएबल एनर्जी कमीशनिंग में डिले होने के बावजूद भी। अब इस चीज़ को थोड़ा और भी अच्छी तरह से समझेंगे, बट उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, लाइक नेट डेट बोल सकते हैं पर इबिट्टा 3.6 टाइम्स हमें देखने को मिल चुका है, जो कि अब तक का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। अब डिटेल में सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो देखो अगर इसके कैपेसिटीज़ की बात करें तो ये हर साल अपने कैपेसिटीज़ को बढ़ाती हुई नज़र आएगी, जिससे क्या है कि ओवरऑल कंपनी का जो प्रेजेंस है रिन्यूएबल सेक्टर में वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और कंपनी जो पहले जिस सेगमेंट में ज़्यादा डिपेंडेंट थी उससे जो डिपेंडेंसी है वो कंपनी रिड्यूस करती हुई नज़र आएगी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की कमीशनिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि 1.7 गीगावाट की कमीशनिंग हमें देखने को मिलेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक, 1.8 गीगावाट की कमीशनिंग देखने को मिलेगी 2027 तक, 2.9 गीगावाट यानी कि यहाँ से कंपनी थोड़ा पेस पकड़ेगी, 2.9 गीगावाट की कैपेसिटी की कमीशनिंग हमें देखने को मिल सकती है 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक। और अगर हम बात करें कंपनी के ग्रीन बोल सकते हैं बिजनेस से कंपनी के टोटल जो इबिट्टा हैं वो आने वाले कल में हमें कितने देखने को मिल सकते हैं। तो देखो अभी के टाइम पे एंटिसिपेट किया गया है कि नंबर 58% तक जा सकता है, यानी कि इबिट्टा मान लो कंपनी का 100 करोड़ का है तो उसका 58% यानी कि 58 करोड़ कंपनी के ग्रीन बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल बिजनेस से हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बताया भी गया है कि आगे चलकर टाटा पावर की ग्रोथ हमें कैसी देखने को मिल सकती है, इबिट्टा का, प्रॉफिट का, या फिर हम बोल सकते हैं रेवेन्यू का। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इनके इबिट्टा में हमें 15% की CAGR तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2028 तक, और वही आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो हमें 14% CAGR से ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है 2028 तक। तो ये सारी चीज़ें किसका कहना है? मॉर्गन स्टैनली का कहना है, उनके रिसर्च रिपोर्ट का कहना है। तो इन सारी चीज़ों को क्या हमें ब्लाइंडली फॉलो करनी है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ले सकते हैं, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट जो है वो मेनली ब्रोकरेज हाउस अपने क्लाइंट के लिए ज़्यादा पब्लिश करते हैं, ना कि आम लोगों के लिए। तो रिसर्च रिपोर्ट को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, लाइक उनके टारगेट्स, उनके कमेंट्री, तो इस सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, ना कि रिकमेंडेशन की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। सो दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी, आप सभी को पता है पिछले कुछ टाइम में डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिला है। 52 वीक हाई से अगर आप देखोगे तो 4.6% ही नीचे है, तो बोल सकते हैं कि 52 वीक हाई रेंज के आसपास आपको ये कंपनी दिख रही है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे। तो क्वार्टर रिजल्ट जो कंपनी के आने वाले हैं वो अगर अच्छे आते हैं तो उस केस में क्या है कि मैज़गॉन के जो नंबर्स के बेसिस पे वैल्यूएशन जो है वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो सकता है। और अगर किसी भी पैरामीटर पे अगर नंबर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को मिस करती है तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई पे है तो जो एक महीने पहले भी बाई किया होगा वो भी कंपनी में होगा प्रॉफिट में। तो इस केस में क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो नंबर्स मैटर करेंगे।
तो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी वो काफ़ी सही था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 33% की ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाया था। और वही प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली थी। 627 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर सीधा कितना रिपोर्ट हुआ था 807 करोड़। और क्वार्टरली वाइज भी अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली थी। और मैज़गॉन के अलावा जो बाकी डिफेंस कंपनी है इस Q4 में काफ़ी ज़बरदस्त नंबर ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुकी है। तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैज़गॉन के नंबर पे इस Q4 में हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने का वाले हैं, तो इससे रिलेटेड कंपनी ने नोटिस अपडेट कर दिया है। अगर नोटिस की बात करें दोस्तों तो बताया ये गया है कि 29 मई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिसमें कंपनी फाइनल डिविडेंड भी कंसिडर करने वाली है। तो 29 मई को जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेंगे उस दिन कंपनी के आपको ऑडिटेटेड रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब वो नंबर्स को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अगर देखा जाए तो अच्छी ही है, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट हमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे। और अच्छे देखने को मिल गए तो काफ़ी सही बात है, और अच्छे देखने को नहीं मिले तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी करेक्शंस देखने को मिल जाए। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, ना कि गारंटी की तरह, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर की कंपनी है। आप सभी को पता है केमिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो केमिकल सेक्टर वाली कंपनीज़ को प्रॉब्लम होता है, और कम हो गए तो प्रॉब्लम कम होती है, या फिर बोल सकते हैं अच्छी खबर उनके लिए होता है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में लगातार हमें वीक परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है हमारी केमिकल कंपनीज़ के लिए। और ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइना के सब्सिट्यूट यानी कि चाइना +1 की जो पॉलिसीज़ है उसको काफ़ी सारी कंट्री फॉलो भी करती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी जो केमिकल कंपनीज़ की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ जाए। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है। अब देखा जाए दोस्तों तो एक न्यूज़ आपको सुनने को मिल ही रहा है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इजराइल जो है वो काफ़ी डेडली अटैक करता हुआ नज़र आ सकता है ईरान के ऊपर, और ये इंडिया के लिए कॉस्टली हो सकता है, रिपोर्ट का कहना है। ये इंडिया के लिए कॉस्टली मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर होता है, तो उससे क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से नहीं लगता। क्योंकि देखो दोस्तों, पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ इसलिए पा रहे थे वॉर की वजह से, क्योंकि उस टाइम हमें इन्फ्लेशन का खतरा देखने को मिलता था। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हमने देखा नहीं था। वॉर हुआ, ऑयल की शॉर्टेज हुई, इन्फ्लेशन हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ती हुई देखने को मिल गई। बट अब हमें इन्फ्लेशन की न्यूज़ सुनने को मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमें रिसेशन की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो अब वॉर जैसी सिचुएशन अगर होगी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए नहीं, घटते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छी खबर उनके लिए है जो ऑयल इंपोर्ट करती है, जैसे कि हम इंडिया को ले सकते हैं या फिर चाइना को ले सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और अगर हम बात करें दीपक नाइट्राइट की, तो 52 वीक हाई से ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा खासा गिरावट रिपोर्ट कर चुकी है। गिरावट के नंबर को देखोगे तो वो करीब 35% से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। तो इसके मतलब यहाँ पर यह है कि इस बार क्वार्टरली रिजल्ट से मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो होगी, बट वो एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं होगा कि 1-2% से अगर 1-2% के मार्जिन से अगर कोई चीज़ को मिस कर दी है तो स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरते हुए नजर आ जाए। एक्सपेक्टेशन होगा उसको अगर बीट कर देती तो अच्छी बात रहेगी, और बीट अगर थोड़े मोड़े मार्जिन से नहीं करती तो बहुत ज़्यादा गिरावट का खतरा रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, सभी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। और जितनी भी केमिकल कंपनीज़ हैं उसने अपने Q4 के रिजल्ट तो अच्छे रिपोर्ट किए हैं, गाइडेंस को लेकर सिचुएशन भी अभी भी अनसर्टन है। तो इसका मतलब ये है कि दीपक नाइट्राइट से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के Q4 के हमें अच्छे देखने को मिल जाए, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें तो एवरी क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर को छोड़ दो, उसके बाद एवरी क्वार्टर कंपनी के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते हुए नजर आए हैं। Q3 की अगर हम बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। Q1Q बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट अगर देखोगे तो 100% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया था। और दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट हमें 28 मई को आते हुए देखने को मिलेंगे, और उस दिन हम उम्मीद करेंगे कि Q1Q बेसिस पे कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें इंप्रूव करते हुए नजर आए, जो कि करता हुआ भी नज़र आ सकता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने आई थिंक मेंटेनेंस के चक्कर में अपने मार्जिन्स को कम रिपोर्ट किया था। बट इस बार वो सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि मार्जिन्स आपको इंप्रूव करता हुआ नजर आए। अगर आप दीपक नाइट्राइट के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। अगली कंपनी दोस्तों अशोक लेलैंड है, जिसने रिसेंटली Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया। साथ में 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर कर दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।